हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ को देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ में, जब हम दो लाइक चार्ज एक दूसरे के पास रखते थे तो क्या होता था, ये दोनों एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखता था और ये क्या होता था, ये चार्ज बॉडीज़ को रिपेल करता था उधर और ये चार्ज बॉडीज़ को रिपेल करता था इधर। वैसे ही जस्ट हम अगर दो अनलाइक चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा निगेटिव चार्ज बॉडी, तो जैसे ही हम अनलाइक चार्ज रखते हैं तो दोनों में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील होता है, दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखेगा और ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, कितना एक दूसरे को प्यार करेगा या नफरत करेगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे किससे, कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स साहब दो चार्ज बॉडी के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, इस कैलकुलेशन के लिए आता है कूलम्स लॉ। तो जैसे हम फर्स्ट केस में देख रहे हैं, दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो जैसे हम दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एक दूसरे के पास रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मान लो ये चार्ज बॉडी नंबर 1 है, ये चार्ज बॉडी नंबर 2 है। इस दोनों के बीच का सेपरेशन है r, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और इस दोनों के बीच में अगर मान लो मीडियम है, एयर या वैक्यूम है, एयर और वैक्यूम होगा, तो जैसे दो लाइक चार्ज है, तो जैसे दो लाइक चार्ज रखोगे तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये क्या करेगा, ये चार्ज बॉडी नंबर 2 चार्ज बॉडी नंबर 1 को रिपेल करेगा और ये रिपेल के कारण ये चार्ज बॉडी इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसको हम लिखेंगे फोर्स, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1, फोर्स क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है, चार्ज बॉडी नंबर 1 पे। किस बॉडी के कारण लग रहा है, चार्ज बॉडी नंबर 2 के कारण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो F12 इस पे लग रहा है। सिमिलरली चार्ज बॉडी नंबर 2 पे फोर्स लगेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जब दो लाइक चार्ज बॉडी एक दूसरे के पास रखते हैं तो एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा और इस पे लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इस पे लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना फोर्स ये होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ये भी होगा, मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, F12 इक्वल्स टू F21, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा, दोनों का साइन अपोजिट होगा। अगर ये पॉजिटिव तो ये होगा निगेटिव, क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर देखें हम लेफ्ट तरफ पॉजिटिव लेंगे तो राइट तरफ क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो कूलम्स लॉ इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को एक्सप्लेन करेगा, कितना मैग्नीट्यूड में दोनों के बीच में कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट करेगा। वैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को जब हम नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास रखें और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज बॉडी भी इसको अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो हम इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली इसमें होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या, दोनों पे फोर्स वर्क कर रहा है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, इस दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन दोनों चार्ज बॉडी के चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा और ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है इस दोनों चार्ज बॉडी के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलम्स लॉ कहता है, डिफाइन करते हैं पहले कूलम्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force of interaction, according to Coulomb's law, the force of interaction between two point charge
body at rest will be directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है क्या, ये दोनों चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों चार्ज बॉडी के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, और इस दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है r, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे, पॉइंट चार्ज को अंडरलाइन कर लेंगे। हम देखेंगे ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। दूसरा जो अंडरलाइन करना है, ये अंडरलाइन करना है बॉडी एट रेस्ट। इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट चार्ज क्या है, और ये कूलम्ब्स लॉ जो अप्लीकेबल है वो बॉडी एट रेस्ट मीन्स चार्ज बॉडी से होगा, वो रेस्ट में होगा, तभी ये कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करें तो ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हुआ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। अगर मान लो इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, सिमिलरली इस पे मान लो चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है मान लो Q2। तो ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। सेकंड क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट जो आएगा F12, इसको हम कांस्टेंट को K ले लेते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा K। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो बच्चों ये दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का फॉर्मूला आ गया। F12 का मतलब होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये इक्वल होगा K क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ पे Q1 क्या है, चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, Q2 है चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी, R क्या है बच्चों, R है दो चार्ज बॉडी के बीच का सेपरेशन, मीन्स सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज बॉडी। ये जो K है बच्चों, ये K कांस्टेंट है। तो अगर हम एयर के लिए देखें, यहाँ पे दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तब कैलकुलेट कर रहे हैं जब इस दोनों के बीच का मीडियम क्या है, एयर। अभी हम फिलहाल एयर के लिए और वैक्यूम के लिए देखते हैं। तो ये जो K का वैल्यू होगा, ये K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों K का यूनिट आया, K का वैल्यू होगा 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे पता करेंगे, तो K इक्वल्स टू क्या होगा, F12 इंटू ये इधर चला आएगा तो R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर का स्क्वायर होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम इंटू कूलम, तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो K होता है, ये K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। K किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो बहुत जगह फॉर्मूला में हम K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चों एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो होगा ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वैक्यूम के लिए हम ये यूज़ कर लेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में, ये क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिलहाल अभी ये याद कर लेंगे, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एयर के लिए जो इसका वैल्यू होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसका उल्टा हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है बच्चों, इसको याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ आने वाला है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन जो देख रहे हो, ये एप्सिलॉन परमिटिविटी डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगा। ये एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम फोर्स, दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे भी लगाएगा। और इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो F12 जो होगा ये इक्वल होगा माइनस ऑफ F21 के इक्वल होगा। साइन अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों का सेम होगा। मीन्स जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। तो बच्चों यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे, फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं ये इसके बाद आगे। तो बच्चों हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट जो था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसका हमने वैल्यू भी देखा था। बच्चों इसका डायमेंशन भी पूछता है एग्जाम में, तो इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फोर्स का पहले फॉर्मूला देखें तो क्या F इक्वल्स टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू F12 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो हम यहाँ से डायमेंशन पता कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया 1/4 पाई तो कांस्टेंट हुआ, तो F12 यहाँ Q1 Q2 है तो Q1 और Q2 का डायमेंशन क्या लेंगे, Q का 80 लेते हैं, जो ये चार्ज क्या होता है करंट इनटू टाइम। तो ये आ गया बच्चों 80, ये भी होगा इंटू 80 डिवाइड बाई फोर्स का क्या होता है MLT-2 मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये सेपरेशन है तो सेपरेशन को लिखते हैं हम L से, तो सेपरेशन का क्या है स्क्वायर, तो ये हो गया L स्क्वायर। और इस तरह से हम अगर सबको ऊपर ले जाएं तो ये हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड बाय M इंटू L इंटू LQ, ये हो गया LQ इंटू T⁻⁻2। और ये ऊपर चला गया तो ये हो गया M⁻⁻1, ये L बच्चों ऊपर चला जाएगा तो L⁻⁻3, ये A स्क्वायर है और ये ऊपर चला गया तो T⁴। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों याद नहीं करना है, इसको खुद से कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हम परमिटिविटी का
डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए और इसका यूनिट भी देख लिए। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं हम लोग कूलम्स लॉ के लिमिटेशन पे। तो हेडिंग देंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो जैसा कि बच्चे हमने कूलम्स लॉ में एक्सप्लेन किया था, ये कूलम्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होगा किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, और ये पॉइंट चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो फर्स्ट लिमिटेशन आया, दिस लॉ इज applicable for point charge, this law is applicable for point charge, और ये पॉइंट चार्ज क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। तो दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। तो फर्स्ट लिमिटेशन आ गया, ये लॉ जो अप्लीकेबल होगा सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होगा, और ये पॉइंट चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। सेकेंड लिमिटेशन जो है बच्चों, ये कूलम्स लॉ न्यूक्लियस के अंदर अप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के बियॉन्ड अप्लीकेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है बाकी फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे हम ये कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड लिमिटेशन, दिस लॉ इज अप्लीकेबल beyond nucleus, means above 10 का पावर माइनस 15 मीटर। मीन्स न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, अप्रॉक्स 10 का पावर माइनस 15 मीटर होता है। मीन्स दिस लॉ इज एप्लीकेबल बियॉन्ड न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस डिस्टेंस से बियॉन्ड होगा। मीन्स न्यूक्लियस में ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो दो लिमिटेशन आ गया, ये लॉ जो होगा सिर्फ पॉइंट चार्ज जब रेस्ट में होगा तब अप्लीकेबल होगा। दूसरा, ये लॉ न्यूक्लियस के बियॉन्ड अप्लीकेबल होगा, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी हम देख रहे हैं क्या बच्चों, यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो पहले देख लेते हैं ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। पहले हम पॉइंट चार्ज को डिफाइन करते हैं। तो हेडिंग देंगे पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का क्या मतलब होता है, पॉइंट चार्ज का ये मतलब नहीं कि चार्ज पॉइंट साइज का हो, ऐसा नहीं है। कोई भी बड़े बॉडी भी पॉइंट चार्ज कहलाएंगे। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि अगर हम दो चार्ज बॉडी को देखें, अगर ये दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस इसके साइज के कंपेयर बहुत ज़्यादा हो तो ये कहलाएगा पॉइंट चार्ज, और पॉइंट मास भी कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार को देखें तो स्टार हमारे लिए क्या होगा, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट लगते हैं ना। एक्चुअली में क्या छोटे हैं, नहीं, एक्चुअली में क्या है, स्टार बहुत बड़े मासिव ऑब्जेक्ट है, बट हमारे लिए वो पॉइंट चार्ज की तरह अप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि उसके बीच का डिस्टेंस और हमारे पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम पॉइंट चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज बॉडी आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज लार्जर देन द साइज ऑफ देयर एक्चुअल साइज। तो पॉइंट चार्ज को बच्चों डिफाइन करेंगे, टू चार्ज बॉडी आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज, कॉल्ड पॉइंट चार्ज बॉडी। टू चार्ज बॉडी आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज बॉडी इफ separation between them is very large as compared to their size। मीन्स दो चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज कहलाएंगे अगर दोनों के बीच का सेपरेशन जो हो उसके एक्चुअल साइज से क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में हम उस चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज कह देंगे। मीन्स
कोई दूसरा प्लैनेट या हम बहुत दूर होंगे तो दूसरे के लिए पॉइंट मास बॉडी हो सकते हैं अगर हमारे और उसके बीच में क्या हो, सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो। तो पॉइंट चार्ज क्या होगा बच्चों, जब भी दो चार्ज बॉडी के बीच में सेपरेशन उसके एक्चुअल साइज़ के कंपेरेबल बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम पॉइंट चार्ज बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कूलम्स लॉ के लिमिटेशन, उसके बाद हमने देखा पॉइंट चार्ज क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्स लॉ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्स लॉ। तो नेक्स्ट अपने आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्स लॉ। तो हेडिंग दे दो सभी लोग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्स लॉ। तो बच्चों हेडिंग दे दे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है कूलम्स लॉ का, तो ये जो फोर्स देख रहे हैं दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा। मीन्स एक का एक्शन जो होगा वो दूसरे का क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज आ गया, दिस फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर एंड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होगा। रिएक्शन पेयर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था बच्चों, दिस फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर दो चार्ज बॉडी ले ले, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ये, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी ये, अगर ये 1 है ये 2 है, तो जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो इस पर फोर्स लगा F/1 ड्यू टू 2, ये फोर्स होगा बच्चों क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हमेशा यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन में है। मीन्स ये जितना इस पर एक्शन कर रहा है उतना इस पर ये रिएक्शन दे रहा है। अगर निगेटिव में भी देखोगे, अगर ये निगेटिव चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये जितना फोर्स इसको इधर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर इधर लगाएगा। ये भी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों हमेशा दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। अगर हम दो अनलाइक चार्ज ले रहे हैं उस केस में भी देख रहे हैं, इस पर अगर फोर्स राइट तरफ लग रहा है तो इसमें फोर्स लेफ्ट तरफ लग रहा है। तो इस तरह से हम देखें क्या, ये कूलम्स लॉ से ये फोर्स है, ये जो फोर्स है ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा। सेकंड प्रॉपर्टीज है बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 2, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो बच्चों ये फोर्स जो होगा, ये कूलम्स फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो कंजर्वेटिव क्या होता है, तो कंजर्वेटिव हमने 11th में देखा था। तो कंजर्वेटिव ऐसा कंजर्वेटिव नेचर का मतलब है क्या, इस फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बस ये डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। इसको कोई मतलब नहीं है तुम ये फोर्स अप्लाई करके किसी चार्ज बॉडी को किस पाथ से फॉलो करके ले गए, से इसका कोई मतलब नहीं है। मीन्स इसके द्वारा अगर क्लोज पाथ में वर्क डन देखोगे तो ये होगा 0। मीन्स दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मीन्स ये डज नॉट, मीन्स लिख सकते इसे वर्क डन बाय दिस फोर्स does not depends on path travel। मीन्स ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा
और पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हम किसी क्लोज पाथ में देखें, अगर मान लो सपोज हम इस चार्ज बॉडी को यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से ले गए और इसी पॉइंट पे ले आए, तो इसके कारण जो दूसरा चार्ज बॉडी मान लो ये Q1 है, Q2 है, इसके कारण मान लो इलेक्ट्रिक, अगर हम देखें मान लो सपोज यहाँ पे ये चार्ज बॉडी Q1 है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस चार्ज बॉडी को यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पहुँच गए, तो वर्क डन जो होगा इस फोर्स के कारण क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ट्रेवल। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 हो गया। थर्ड प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 3 है इट इज सेंट्रल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल का क्या मतलब है? मीन्स ये फोर्स हमेशा अप्लीकेबल होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ द टू चार्ज बॉडी। मीन्स ये हमेशा, इसको बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे, इट इज़ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? अगर मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिए और एक ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिए, तो इस केस में दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एक दूसरे के पास रखोगे तो उस केस में क्या होगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो अगर हम कोई कह दे ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, मीन्स एक्शन रिएक्शन पेयर लगाएगा, उस केस में हो सकता है रिपेल कोई आदमी ये भी सोच ले कि ये इधर रिपेल होगा, इधर एक्शन होगा, ये इधर रिएक्शन होगा। तो ऐसे हम सिर्फ कह देंगे एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहता है कि ये फोर्स जो होगा हमेशा सेंट्रल फोर्स होगा। मीन्स ये फोर्स जो होगा हमेशा इस दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन करोगे इस सेंटर के अलोंग ही लगेगा। मीन्स ये गलत है, ये फोर्स ऐसे ही एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। ये एक्शन रिएक्शन हमेशा इस दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन करोगे इसके अलोंग ही होगा। मीन्स ये इधर रिपेल होगा और ये इधर रिपेल होगा। मीन्स ये कहता है कि ये फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स है। मीन्स ये हमेशा एक्ट होगा इस दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन करोगे इसके अलोंग होगा। मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं, मीन्स दिस एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एग्जिस्ट along the line joining center of two charge body। और दूसरा क्या होगा बच्चों, इस चार्ज बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो होगा दूसरे चार्ज बॉडी के कंपेयर में वो हमेशा कंजर्व होगा इस लाइन के अलोंग। इस दोनों को जो ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन के अलोंग हमेशा एक चार्ज बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा कंजर्व होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टीज आ गया, इट इज सेंट्रल फोर्स। मीन्स हमेशा ये फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा दोनों के सेंटर को ज्वाइन करेंगे इसके अलोंग ही लगेगा। और दूसरा बच्चों ये भी नोट डाउन कर ले, ये इस चार्ज बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा दूसरे के कंपेयर में इस दोनों सेंटर को जो ज्वाइन किए इस लाइन के अलोंग कंजर्व होगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। अभी तक हमने जो कूलम्स फोर्स है कैलकुलेट किया वो एयर के लिए कैलकुलेट किया। अगर हम दो चार्ज बॉडी के बीच में मीडियम चेंज कर देंगे तो ये फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज है this force is affected by medium present between two charge bodies। मीन्स ये फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये मीडियम पे डिपेंड करेगा कि ये मीडियम उस दो चार्ज बॉडी के बीच में कौन सा मीडियम है इस पे डिपेंड करेगा। मीन्स फोर्स ऑन मीडियम जो होगा
वो फोर्स ऑन एयर डिवाइड बाय ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड करेगा। इस के बारे में, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस के को हम देखेंगे इस मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या हुआ, दिस फोर्स इज अफेक्टेड बाय मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू चार्ज बॉडी। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है बच्चों, हम इस फोर्स का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस फोर्स इज used to calculate, this force is used to calculate electrostatic equilibrium। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ देखा। तो कूलम्स लॉ के 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम इस पे नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कूलम्स लॉ के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी देखेंगे। और हमने वहाँ जो स्टार्टिंग में मेंशन करा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको भी हम देखेंगे। ये परमिटिविटी जो है ये डिफरेंट मीडियम के लिए अलग होगा और ये फोर्स कैसे मीडियम पे डिपेंड करेगा, इस सारे टर्म को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।